अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पीर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले कि आज आपने जॉइन किया। और आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मोदी जी जो है वो इस टाइम पे जर्मनी क्या कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि यूक्रेन और रशिया की भी एक टेंशन चल रही है, तो ऐसे में उनका विजिट कितना इम्पोर्टेंट है और किस लिए है। देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले आज सबसे जरूरी है आपको, आपके परिवार को, हमारे सारे दर्शकों को दुनिया में जहां कहीं भी वो है, ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। ईद मुबारक हो सबको। हैव अ थैंक यू। ब्लेस्ड ईद। तो इस शुभकामना के साथ शुरुआत करते हैं। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आप सब लोगों को भी ईद मुबारक। और आई विश कि सब लोग जो है वो बहुत खुश रहें और सक्सेसफुल रहें, और सबसे बढ़कर ये कि वो कोरोना शरोना जो है दोबारा ना आए और लोग सेहतमंद रहें। बहुत शुक्रिया सर। अब नहीं आएगा जी, चाइनीज वायरस बुड्ढा हो गया, अब नहीं आता, छोड़ो। ईद के नाम पे अच्छी अच्छी चीजों की बात करो, चीनी वायरस को क्यों याद कर रहे हो? अच्छा, तो आरजू जी अब शुरू करते हैं। देखिए, ये जो इंडो जर्मन समिट है, इसमें काफी रूपरेखा आरजू जी यूक्रेन में भी है, जियो पॉलिटिक्स में काफी रेलिवेंस है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा हो क्या रहा है और ये सब कारण क्यों, ये अब समिट क्यों। पहले एक प्रिप्लान्ड समिट है, ये 7th है अपने इसमें। और मोदी जी का पहला, इस साल का पहला इंटरनेशनल दौरा जर्मनी का है। पहला जो उन्होंने वर्चुअल समिट किया था, उसमें भी वो जर्मनी के जो नए चांसलर ओलाफ साहब, उसको उनको एड्रेस किया था। और ओलाफ साहब का भी पहला इंटरनेशनल समिट मोदी जी के साथ है, और जो पहला वर्चुअल समिट था वो भी मोदी जी के साथ था। अब ये एक रेलेवेंस है इस चीज की, ये क्यों हो रहा है। जयशंकर जी भी गए, वो अपने काउंटर पार्ट से मिल रहे हैं। अब आरजू जी देखिए, रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो पीछे बड़ी हो रही थी, आप इसके साइड आप उसके साइड, तो ये काफी मतलब अनुमान था कि ये समिट हो सकता है डिले हो जाए या हो ही ना, या जर्मनी कैंसिल कर दे या डिले कर दे। पहले आपको याद होगा US 2+2 हुआ था, उसमें भी अटकलें लगी थी। फिर ये दूसरा समिट आ गया, भाई ये डिले होगा, बिल्कुल अपने टाइम पे चल रहा, सब चल रहा। समिट में जाने से पहले जर्मनी ने कैटेगोरिकली बोला, वी कैन नॉट डिक्टेट इंडिया इट्स स्टेट और फॉरेन पॉलिसी। हम वी कैन नॉट गिव सरमन्स टू इंडिया, ये उनका स्टैंड है। बाकी यूरोपियन यूनियन का इसमें एक स्टेटमेंट भी आया था बीच में, वी विल ट्राई टू प्रेशराइज इंडिया टू टेक अ साइड ऑन रशिया और यूक्रेन। पर अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते उनकी यूयू की जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आई थी, और यहाँ महात्मा गांधी जी की समाधि पे गई, फूल चढ़ाए, काफी घूमी, सब लोगों से मिली। और वो मोहतरमा कह रही थी, भाई फटाफट ये ट्रेड डील फाइनल कर लो, यूरोप और इंडिया की ट्रेड डील फाइनल कर लो। अब जर्मनी का एजेंडा देखे आरजू जी, पहला एजेंडा है ट्रेड। उनके साथ भी एक ट्रेड डील की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग हो रही है, जर्मनी के साथ भी हो रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। दूसरी बात है कि जर्मनी में मैन पावर की किल्लत है, वो अपनी इमिग्रेशन लॉज को फाइन ट्यून करे, फाइन ट्यून के स्केल डाउन करे, ताकि इंडिया से इमिग्रेशन स्किल्ड मैन पावर की वहां हो। ये पहली बार हुआ है इंडिया जर्मनी रिलेशंस को। अब की बार हम अपनी आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनवा रहे हैं, और वहां इंडिया जर्मन रिलेशंस को 70 साल हो जाते हैं। तो ये रेलेवेंस भी है। तो एक उन्हें चाहिए जी, हमारे यहाँ से उन्हें चाहिए मैन पावर, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। जर्मन्स में एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट उनका होता है, के परिप्रेक्ष्य से बोलूं तो है काइसन करू। काइसन करू बनाता है सबसे बड़ी और घातक सबमरीन दुनिया में, उनका ऑफिस सेटअप वगैरह इंडिया में, पर यहाँ सबमरीन नहीं बनती, सबमरीन जर्मनी में बनती है, लिफ्ट वगैरह बनाते हैं। तो उनको सबमरीन बेचनी है, ठीक है जी। और उन्हें कल्चरल एक्सचेंज चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्ट चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और यही 2 दिन पहले, जस्ट बिफोर द समिट स्टार्टेड, या कल रात की बात है, जर्मन जो चांसलर साहब ओलाफ साहब, अब की बार वो G7 के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रेवोल्यूशन मतलब रिवॉल्विंग होते हैं, आज कोई है कल कोई है, अब की बार वो बहुत अटकलें ये लगाई जा रही थी कि G7 में मोदी जी को या इंडिया को नहीं बुलाया जाएगा। पर उन्होंने G7 में मोदी जी को फॉर्मली इनवाइट किया, बोला भाई हम बुला रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम बुलाएंगे और एज ए गेस्ट बुलाएंगे। जो जबकि मेरा ये मानना है कि G7 विदाउट इंडिया इज नथिंग, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो गेस्ट भी परमानेंट बोला, परमानेंट मेंबर होने चाहिए। चलिए उस पर फिर कभी बात करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड की फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो कनाडा का वहां होना और मतलब इंडिया का ना होना, ये तो ऑक्सीमोरॉनिक इन इटसेल्फ है। ये खुद में ही मजा आ गया, कनाडा वाले कहाँ हम कहाँ। चलिए कोई बात नहीं, वो दुनिया में बहुत चलती है जी, रंग भेद की पॉलिसियां चलती आ रही है, चलती रहेंगी, कोई बात नहीं। तो ये हो गया। अब इसमें आप एक और चीज देखेंगे, वहां ये सब चलता रहा। और यहाँ एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ओलाफ साहब ने बोली, कि बोला भाई मेरे को एक इंडिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप एक नए लेवल पे बनाना। अब इसके पीछे की कहानी क्या है आरजू जी? आपको याद होगा जब एंजेला मर्केल
अंजेला मर्केल ने एक भी शब्द चाइना के खिलाफ नहीं बताया। ओलाफ साहब का जो इलेक्शन हुआ वो हुआ एंटी चाइना पे, जो उनका पोल पिछला दैट वाज एंटी चाइना। जो अंजेला मर्केल थी शी वाज सीन प्रो चाइना। और इसमें एक बहुत बड़ी कहानी है, जो यूरोपियन यूनियन कह रहा हम प्रेशर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने की बातें हैं। अब यूरोपियन यूनियन का अगर आप ये ट्रेड विद चाइना स्टडी करेंगे, यूरोपियन यूनियन का आरजू जी करीब $350 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। ट्रेड डेफिसिट सेकंड बिगेस्ट ट्रेड डेफिसिट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उनका चाइना के साथ। अब हमारे तरफ आइए, हमारे तरफ उनका बैलेंस ट्रेड स्लाइटली पॉजिटिव है हमारी फेवर में। वी आर देयर फर्स्ट और सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, कभी फर्स्ट होते कभी सेकंड होते, छोटा सा फर्क है, आगे पीछे चलते रहते। हमारे साथ उनका ट्रेड फेवरेबल है। कहानी ये आरजू जी जहाँ समझने की बात है, जो यूरोपियन यूनियन में छोटी छोटी कंट्री, हंगरी है, एस्टोनिया है, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रियां है, क्रोएशिया है, वहां क्या हो रहा, वहां की जो लोकल इंडस्ट्री उनको चाइना ने खत्म कर दिया। पूरे ईयू का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। इसके चक्कर में एंजेला मर्केल कभी नाम नहीं लेती थी चाइना का, क्योंकि भाई वहां से उनकी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू खूब चीनी खरीदते, खूब ऑडिया खूब खरीदते। और यहाँ पे जो छोटी कंट्रियां थी वो कह रही भाई तुम हमारा लिटरली हमारे खून पसीने की कमाई आप चाइना को दे रहे हो। ये जो ब्रेक्सिट का कारण था, ये वन ऑफ द रीजंस ऑफ ब्रेक्सिट वाज द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में 3 पावर है, फ्रांस, जर्मनी और यूके। यूके तो हो गया अलग, फ्रांस, जर्मनी। अब काफी टाइम तक ये जो ईयू की भागदौड़ थी ये जर्मन कंट्रोल में थी लिटरली, तो वो काफी देर तक इसको दबाते रहे। देखिए उन्होंने एक बार चाइनीज वायरस नहीं कहा, उन्होंने चाइना का नाम ही नहीं लिया। अब ये वहां बहुत अंडर करंट है भाई, हम बाकी सब कंट्रियों का दाना पानी बंद हो रहा, तुम्हारी गाड़ियां बिक रही, तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, तुम पूरे यूरोप की वाट लगा रहे हो। इसीलिए ओलाफ का इलेक्शन होता, जब ओलाफ साहब आते पहले दिन वो चाइना को धमकी दे देते। और धमकी से हुआ क्या, अब धमकी तो दे दी और यूरोपियन यूनियन को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए इंडिया के साथ। क्यों? आप और हम कभी पिछले 6 महीने से बात करें रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। अगर आपको चाइना से बिजनेस हटाना तो बिजनेस जाएगा कहाँ? जो चीज चाइना में बनती थी अब कहाँ बनेगी? नेचुरल उसका नेक्स्ट ऑल्टरनेट इंडिया है। इसीलिए आप देखिए यूके वालों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए और दिवाली से पहले चाहिए, अचानक जर्मनों को चाहिए, यूरोपियन यूनियन को चाहिए, फ्रांस को भी चाहिए। यूरोप में जितनी शक्तियां सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर लिया, अभी अपने यूएई के साथ, पीछे आपने देखा ऑस्ट्रेलिया और यूएई ने साइन कर लिया। जापान वाले भी कह रहे हमारे साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। क्योंकि मैं आपको ये पिक्चर क्यों समझा रहा हूँ आरजू जी, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में जो सप्लाई चेन्स का रेजिलियंस है, व्हेन चाइना इज मूविंग आउट ऑफ द पिक्चर, हु इज कमिंग इनटू द पिक्चर इज इंडिया। इसलिए आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए। और अब अभी हमने पीछे क्या किया, जो आपको याद होगा बोरिस जॉनसन यहाँ आए थे, उन्होंने बोला देखो जी, पहले उन्होंने बोला हम जी बड़ा डिसअपॉइंटेड है इंडिया से, एक आध महीने पहले की बात। फिर डिसअपॉइंटमेंट बड़ी खुशी में बन गए, बड़े लड्डू फूट रहे थे, यहाँ आए, देखा मोदी जी के साथ घूम रहे थे, जेसीबी की फैक्ट्री भी गए, मंदिर भी गए, सब जगह गए। उनके आने से पहले उनके फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्सपर्सन कहता है इंडिया इज अ बिग इकोनॉमिक पावर, वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया ऑन इट्स फॉरेन पॉलिसी। आने से पहले उन्होंने अपना स्लेट साफ कर दिया। अब देखिए होता क्या, पीछे जब 2+2 हो रहा था, जनरल ऑस्टिन ने बोला कि भाई देखो आपने रशिया से इसलिए सामान लिया, हमने आपको सामान नहीं दिया, हमारी पूरी दुकान खुली है, जो भी आपको चाहिए ले लो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ले लो। अब जब अमेरिका का स्टैंड है तो जर्मनी बोलता है भाई मेरे से भी सामान ले लो, फ्रांस कह रहा है मेरे से भी सामान ले लो, यूके वाले कह रहे हैं मेरे से भी सामान ले लो। और जिस दिन बोरिस जॉनसन साहब यहाँ थे आरजू जी, उसी दिन हमने अनाउंस किया हम $20 बिलियन के 5th जनरेशन मल्टी मॉडल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लेंगे। ये करीब 144 एयरक्राफ्ट है, $20 बिलियन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे आए। राफेल फ्रांस वाला डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है, हॉर्नेट की डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है, होने वाली है, रशियंस लाइन में है, और अपने यूएस वाले तो लाइन में है ही। खैर यूके कह रहा मेरा जहाज ले लो। एक यूरोपियन कंपनी ईएडीएस करके, ईएडीएस इज अ कंसोर्टियम बिटवीन सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर लॉकहीड मार्टिन के आसपास या ईएडीएस है। अब ईएडीएस में 3 लोग पार्टनर हैं, फ्रांस, जर्मनी और आपका यूनाइटेड किंगडम। और इनका बहुत बड़ा सेटअप टुलूज में, मैं टुलूज कहीं बार जा चुका हूँ, मतलब कहीं 100 एकड़ पे इनका सेटअप है, आर्यन स्पेस द्वारा सबको हमारे कस्टमर होते थे, तो कहीं बार टू एंटर ईएडीएस यू हैव टू बी क्लियर्ड बाय फ्रेंच इंटेलिजेंस, तब आप एंटर भी नहीं कर सकते थे। तो मेरा क्लियरेंस था फ्रेंच इंटेलिजेंस से, तो 5, 6, 10 बार जा चुका हूँ। अगर आप वहां देखेंगे कितने बड़े स्केल पे काम होता, तब हमें पता लगता है इनकी औकात कितनी है। उनका है यूरोकॉप्टर और यूरोफाइटर,
तो यूरोफाइटर और यूरोफाइटर अगर जीता तो तीनों को फायदा होता है, यूके को भी, फ्रांस को भी, जर्मनी को। $20 बिलियन टेबल पे एएनआई की प्रेस रिलीज आ गई है, बजट अलोकेट हो गया है। इसीलिए सबको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, किसी को सबमरीन बेचनी, किसी को जहाज बेचना, किसी को हेलीकॉप्टर बेचना, किसी को कुछ बेचना। और वहां जनरल ऑस्टिन साहब बड़े भैया ने खुद ही कह दिया, भाई मेरी दुकान पूरी खुली है, जो मर्जी ले लो। कल उन्होंने हम कोई सैंक्शन नहीं लगाएंगे इंडिया पे, क्लियर। इनफैक्ट अगर आप कल का देखिए, जो उनकी कमेटी थी, इंटरनल कमेटी, जो वहां बात हो रही थी, जनरल जो एंथनी बिल्किन साहब है, वो तो खुद डिफेंड कर रहे थे। वो तो कह रहे थे, देखो जी, हमने इनके लिए, इंडिया के लिए हिसाब किताब खोला नहीं, इसलिए वो रशिया के पास चले गए। अब हम चीजें खोल रहे हैं और विद टाइम we will have more strategic partnership vis-a-vis defense और ये चल रहा है। तो आई थिंक उन्होंने, सॉरी आपकी बात करती हूँ, बस एक चीज ऐड करूंगी। आई थिंक उन्होंने डेनमार्क और 2-3 और भी कंट्रीज है जहां का ट्रिप या जहां का विजिट जो है वो भी करेंगे मोदी जी, तो वो भी इसी से रिलेटेड होगा, या मतलब आप लोग पैसे वैसे नहीं मांगते, मतलब ये क्या बात हुई है? हमारे तो जो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कुछ ना कुछ पैसे भी लेकर आते हैं, आपको सिर्फ खर्चा करने के लिए जाते हैं। अजीब लोग हैं। आरजू जी, यहाँ क्या है, ये तो हो गई, ये तो हो गया। मोदी जी बहुत फजूल खर्चे, वैसे मेरी तरफ से आप बता दिएगा उनको, ये कोई तरीका नहीं है। तो थोड़ा बहुत वहां से लेकर भी आया करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को देखिए, जहां जाते हैं पैसे लेकर आते हैं, आपके जहां जाते हैं उड़ा कर आते हैं। मतलब कुछ तो सोचिए। सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो हम आते हैं वापस इस मुद्दे पे। तो ये हो गई हमारी जर्मनी में जाने का मुद्दा। देखिए, फ्रांस ने जो बस 10 बड़ी इकोनॉमी है, लास्ट पॉइंट बोलूंगा इस पर, 10 बड़ी इकोनॉमी है, उनमें से किसी ने भी इंडिया यूक्रेन के मामले में कुछ नहीं बोला। आज मोदी जी ने बोला, भाई ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई है, हम कह रहे हैं सीज फायर करो। शुरू से भी आज कह रहे, आज भी ये कह रहे, ये भी कह रहे। और आपको एक और पॉइंट बता दूं, पीछे नेटो ने कहा था, भाई हम इस लड़ाई में कूदेंगे, इट माइट टेक मंथ्स और ईयर्स, पर आज की 48 घंटे में पोजीशन ये, जर्मनी कहता मैं ना हेवी आर्टिलरी ना हेवी मशीनरी यूक्रेन भेजूंगा। फ्रांस चुपचाप बैठ गया। यूके वाले कहते मैं तो कुछ देखिए ही नहीं। तो नेटो वहां ग्राउंड पे ट्रूप्स डाल रहा है, कुछ नहीं पता। इनमें से कोई बड़ा अलाई हथियार भेजने को वहां तैयार है नहीं। और मुझे बताइए, अगर आप वैसे अपना मैन पावर, मशीनरी और हथियार भेज रहे हो, तो हम किसी को भी सपोर्ट करें, क्या फर्क पड़ता है? तो आप तो करिए, आप जाके लड़िए। लड़ना तो किसी को है नहीं आरजू जी, सच्चाई ये है। कहने के बयान आएंगे, यूक्रेन रशिया में लोग मर रहे हैं, ये कहानी चल रही है, और सब अपनी दुकान चला रहे हैं। सबको, किसी को हेलीकॉप्टर में इंटरेस्ट है, किसी को फाइटर प्लेन में इंटरेस्ट है, किसी को सबमरीन में इंटरेस्ट है, किसी को किसी और चीज में इंटरेस्ट है। और ये जो चाइना वाली जो बांस फंसा है, जो गांठ फंसी है, चाइना को निकाले तो जाए कहां? इसका सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इंडिया के पास है। और ये रशिया और यूक्रेन वाले बहाने चलते रहते। आज भी मोदी जी ने बोला, भाई हम तो कहते सीज फायर करो, ये मुद्दा हो गया सेटल। मेरा जर्मनी की बात। और टॉप 10 इकोनॉमियों में से आरजू जी, किसी ने भी हैज नॉट प्रेशर्ड, और all the 10 economies know you cannot dictate foreign policy items और itinerary to India। क्लियर हो गई सबकी बात, ठीक है जी। अब एक नोवेडिक समिट हो रहा है। नोवेडिक समिट जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, उनमें हो रहा है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अब वहां क्या, वहां 3 चीजें इंटरेस्ट है, 4 चीजें इंटरेस्ट में। ये तो यहाँ हो गया जी, मैन पावर, मशीनरी, और जर्मन मशीनरी हमें चाहिए, दे आर वेरी एक्यूरेट, हम पैसे देने को तैयार है, महंगी होती है, हम ले लेते हैं उनसे। अब हम चाइनीज माल तो उठाते नहीं, मशीनरी वगैरह, खिलौने कुछ आते थे, मशीनरी वगैरह नहीं लेते उनसे। तो जर्मनी से हमें मशीनरी चाहिए, हमें उनको हमसे मैन पावर चाहिए, हमें उनसे कुछ टेक्नोलॉजी चाहिए, और जो आपस का ट्रेड है, कॉमर्स है, इसको बढ़ा रहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, ये सब चल। अब डेनमार्क में क्या, डेनमार्क में अगर आप देखिए, डेनमार्क ये जो 3-4 कंट्री है, इनमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले, दे हैव कंट्रोल ओवर द आर्टिक सी। आर्टिक सी में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स है आरजू जी। डेनमार्क के पास इतना तेल है, एक तो वो टैक्स नहीं देता लोगों से, और हजारों लाखों रुपए अपने शहरियों के अकाउंट में डाल देता है, यार हमारे पास इतना पैसा, लो ऐश करो। तो डेनमार्क के पास एनर्जी है, हमें चाहिए एनर्जी, हमें चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हमने जर्मनी से भी की है, वहां भी करेंगे। सस्टेनेबल फ्यूल है। इनके पास रेयर अर्थ मेटल्स भी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स कुछ है इनके पास, जिसकी चाइना ने मंडी खराब कर रखी, मोनोपोलाइज कर रखा। तीसरा, इनके पास है टेक्नोलॉजी। जैसे नोकिया जैसी कंपनी है, बेस्ड आउट ऑफ फिनलैंड। नोकिया क्या, बहुत अच्छी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। और उनके पास कुछ ये यूरेनियम वगैरह के भी जखीरे हैं। तो ये 3-4 मेन, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और बाकी ये 3-4 चीजें हमारे एजेंडा पे है। क्योंकि स्कैंडिनेविया हमेशा ट्रेडिशनली अपने आप को यूरोप से थोड़ा अलग देखता है, मतलब एक डिवाइड है इनमें। तो अगर हमने यूरोप पे अपनी पकड़ बना ली, यूरोप की 3 महाशक्तियां, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तीनों आज हमारे साथ खड़े हैं।
अब ये जो स्कैंडिनेविया के 3 देश हैं, इनको भी तो पकड़ना चाहिए, इनसे भी तो दोस्ती बनानी चाहिए, इनके पास जो वहाँ भी व्यापार करना चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, लेन-देन होना चाहिए और हाँ, अब मोदी जी कुछ लेके तो आते नहीं, जितना लेके आते थे वो तो ऑक्शन करा देते हैं और 100 करोड़ रुपए उन्होंने आपने वीडियो देखा, आपने भी रिट्वीट किया था, 100 करोड़ रुपए तो उन्होंने जमा करके अपनी वो जो ब गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इनिशिएटिव उसमें डाल दिए। इवन आरज़ू जी एक और चीज़ कहूँगा, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जब वो उनका टेन्योर खत्म हुआ, उनके पास करीब 56 लाख रुपए थे। 56 लाख जहाँ तक मुझे अमाउंट है, 56 लाख सेविंग, पर्सनल सेविंग, जो तनख्वाह मिलती है सरकारी। जो उनका स्टाफ था, जो उनके साथ रहता था 10-12 साल, वो सारे पैसे उनमें बाँट दिए, बोले भाई तुम्हारी बेटियों की कन्यादान में काम आएगी। पूरे 56 लाख रुपए जो थे, पूरे अपने स्टाफ में बाँट दिए। कह रहा मैं पैसे का क्या करूँगा? ये तुम्हारी बेटियों के कन्यादान के काम आएँगे। जब वो दिल्ली आए उनके पास कुछ नहीं, बैंक अकाउंट खाली था। जितना गुजरात में तनख्वाह वनख्वाह के पैसे बचे थे, सारे वहीं दे दिए स्टाफ ने। बोला तुम मेरे साथ अपनी बेटियों की शादी में काम आओगे। तो जो 100 करोड़ रुपए वो तो आपको पता ही है, वो ऑक्शन कराए और वो दे दिए। मतलब ऐसे भी लीडर हैं और ऐसे भी लीडर हैं। अब क्या नाम लें? चलिए। तो नियाज़ी साहब तो खैर बड़े याद आते, बड़ी हँसी आती, वो तो सारा ही माल ही लेके ही निकल गए अपना और सारे बेच-बाच दिया। हाँ, उन्होंने तोशाखाना तो यही सुना है कि खाली कर दिया है, लेकिन देखें क्या होता है आगे। मगर ये पूरा जो आप बता रहे हैं, पूरा इस विज़िट से, इस ट्रिप से आप कैसे भी समझ रहे हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हथियार या जहाज़ और ये वो प्लेस बस यही लिया जाएगा, या आप समझ रहे हैं कि कुछ आगे भी बात होगी और कोई कंपनीज़ वग़ैरह भी जो है वो इंडिया आ सकती हैं और अपने प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हैं? जी, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आरज़ू जी। देखिए, डिफेंस प्रायोरिटी है। अभी मैं आपको बताऊँ, अभी हमने इज़राइल से हाल-फिलहाल में ये जो रशिया-यूक्रेन की लड़ाई चली, हमने देखा ये रशियन टैंक्स के साथ हुआ क्या? रशियन टैंक्स काफ़ी हेवीली फोर्टिफाइड थी, फिर भी उनके साथ क्या हुआ? तो एक स्पेशल काइंड का हमने एक लेज़र गाइडेड मिसाइल जो किसी भी ऑलमोस्ट किसी भी टैंक को पेनिट्रेट कर जाता, वो हमने एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर ली इज़राइल से, वो हमारे पास आ गया क्योंकि एलएसी में हमें को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है विज़-अ-vis चाइना। तो अब लिटरली चाइनीज़ टैंक्स का यहाँ आने का संभावना खत्म है। देखिए डिफेंस एक प्रायोरिटी होती है, पर जो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू डिफेंस, वो हर क्षेत्र में होगा। जर्मन मशीनरी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऑयल एंड गैस, जर्मनी कंपनी, बहुत जर्मन कंपनियां यहाँ ऑलरेडी बिजनेस, मैंने कहा काइसन ग्रुप को बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत जर्मनी कंपनीज का यहाँ सेटअप है, 70 साल से डिप्लोमेटिक रिलेशन, करेक्ट। मैं आपको कह रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, देखिए जितना चाइना से बिजनेस हटेगा वो यहाँ ही आएगा ना। मैं कहूँ चलो 100% नहीं, लॉइन शेयर तो यही आएगा ना। उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की जरूरत पड़ी। आज से 3 साल पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? नहीं थी। तब उनका वो चाइना के साथ था, तब वो चाइना में वो अपना हिसाब किताब उन्होंने सेट कर रखा था। जितना वो चाइना से निकाल रहे हो उतना चीजें यहाँ आ रही है। तो इसलिए ये इट विल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इट विल नॉट बी ओनली लिमिटेड टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, हेवी मशीनरी, हेवी इंडस्ट्री, ऑल काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेसेस, वो सब यहाँ आएंगी। और म्यूचुअल जब एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो एक दुनिया में एक एवरेज मानी जाती 20-30% ट्रेड, म्यूचुअल ट्रेड बढ़ जाता। तो ये हमें यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड बनाना है, नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनना उनका। और हमारा भी देखिए, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, हमारा भी चाइना के साथ अभी ट्रेड डेफिसिट है। हमारी भी कोशिश उसको हम ज़ीरो करें। हमारी कोशिश ज़ीरो करें, 10-20 बिलियन पे लाके उसको छोड़ दें। इसलिए हमें भी रिटर्ननेस चाहिए। भाई मान लीजिए कोई चीज़ हम चाइना से अभी मान लीजिए ₹10 में ले रहे हैं, हमें जर्मनी से ₹12 में मिलेगी, हम ले लेंगे। बट जब तक हम वो सेटिंग ना कर ले, वो एग्रीमेंट ना कर ले, वो आपस में फ्रेमवर्क ना बना ले, कोई बने ₹2 ज़्यादा देने को तैयार है। देखिए चाइना कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाता जो दुनिया में कोई नहीं बनाता। हाँ, अगर जो बात ₹10 की, वहाँ आपको ₹8 की मिलेगी। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। तो पैसे की दिक्कत है नहीं, तो हम भी इंटरेस्टेड है ये एग्रीमेंट, तो इसलिए हमने यूएई के साथ किया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूके के साथ करेंगे, यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, सबके साथ करेंगे, ताकि ये चाइना को जो बीच में हटाने वाली जो गेम है, जो जरूरत है दुनिया की अभी, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। और अब एक और चीज इसमें लास्ट में बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आरजू जी, टाइम आ गया है। इंडिया और चाइना एशिया में 2 पावर्स है। वहां आप ले लीजिए, वहां एक बड़ा पावर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी दुनिया बहुत जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर, अभी एशिया में तो ये टाइम आ गया और यही 6 महीने के बाद दुनिया में आएगा। आज एशिया की किसी भी कंट्री को ये डिसाइड करना है अपनी इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स, सर्विस चेन्स और जो उनका जो व्यापार ओवरऑल है, वुड दे वांट टू अलाइन विद इंडिया और चाइना। एशिया में हर एक को ये कॉल लेना पड़ेगा क्योंकि अब वो टाइम आ गया है। मतलब यू कैन नॉट बी डूइंग बोथ द वेज। और 6 महीने बाद
ऑप्शन होगा इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वर्ल्ड ओवर होगा, आपको कहाँ लेना है। चाइना की मंशा क्या है, चाइना के इरादे क्या, हम सबको पता है। इंडिया किसी की डरती लेता नहीं, हमें किसी की दर पे लैंड लेडीज लेजिटिमेसी पे कोई बुरी नजर है नहीं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, सर्वसंतु निराभय वाले लोग हैं। वो दुनिया को ये कॉल आरजू जी लेनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे पीछे क्या हुआ, रशियन आए, ब्रिटिशर आए, अमेरिकन आए, चाइनीज आए, सब आए। यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन है उसकी प्रेसिडेंट भी आई। सब क्यों आते हैं? बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग अ पावर एंड पीपल एंड जियो पॉलिटिक्स में अब अलाइनमेंट्स हो रही है। अब जो चाइना के साथ जाना चाहता है उसको मतलब उसको रोक नहीं सकता, बट देयर इज अ कॉस्ट। अपने श्रीलंका में देखा क्या हुआ, क्या होता है उसके साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा, आप इसको एक छोटा मोटा मतलब अभी जो हम देख रहे हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। 6 महीने में आइसबर्ग दिखने लगेगा कितना गहरा है, कितनी चीजें ऑटोमेटिक। आरजू जी, जब एक पोल्स जो सेट होते हैं ना, तो आयन्स मूव बिटवीन वन पोल और द अदर। पोल सेट होते हैं, अब पोलराइजेशन हो रही, पोल सेट हो रही, इंडिया एक चाइना। अब कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ। अब ये नहीं कि बीच में खेलते रहो, या यहाँ या वहां। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से हो रहा है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और कोई हर्ज नहीं है अगर हम भारत से भी कुछ सीख लें। और स्पेशली आपके फॉरेन मिनिस्टर, वो तो आप हमें दे दें आप लोग जो है, ताकि हमारे हम थोड़ा-सा अपनी जो है ना फॉरेन पॉलिसी ठीक कर सकें। इसलिए कि मेरी बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो आपके फॉरेन मिनिस्टर से बहुत इम्प्रेस हैं। चाहे मोदी जी की तारीफ करें ना करें, लेकिन आपके फॉरेन मिनिस्टर हम सबके लिए हीरो हैं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए हैं। और जिस तरह से हर कंट्री के साथ एक अच्छे और बेहतर रिलेशंस बने, तो ऑफ कोर्स सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और वो तो इमरान खान साहब भी जाते जाते तारीफें कर गए थे। तो लेकिन ये है कि आई विश के पाकिस्तान जो है वो उनसे कुछ सीखे भी। बाकी आप कह रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज आपके यहाँ आ रही हैं, आपने भी जैसे कहा कि सब लोग आ रहे हैं। भाई आते तो यहाँ से भी लोग रहते हैं, मगर आपको पसंद ही नहीं आता, आप लोग पकड़ लेते हैं उनको कि यहाँ क्यों आ गए। तो अप्रिशिएट करना भी सीखे, पाकिस्तान से भी लोग आते हैं। और बात है कि हम थोड़ा वो बजरंगी भाईजान की तरह आते हैं, लेकिन क्या करें, वो आ जाएंगे। नहीं, आपके लोग तो वो लेके भी आते हैं ना, एके, क्लाशनिकोव, आरपीजी, ग्रेनेड वेनेड। अकेले लोग आए तो स्वागत है, पर वो जो साथ में मसाला लेके आते, सामान लेके आते, दिक्कत वह है। और मैं आपको आरजू जी बताऊं, डॉक्टर जयशंकर का मैं पर्सनली सबसे बड़ा फैन हूँ। और ये मैं आपके चैनल पे नहीं, कहीं अपने नेशनल टीवी पे भी कह चुका हूँ कई बार। आई थिंक ही इज द बेस्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया हैड सो फार। मतलब उनसे एग्जैक्टली। जितना मैं देख रहा हूँ, जितनी मेरी उम्र है, जितना मेरे को समझ आता, आई हैव नॉट फाउंड एनीबॉडी बेटर देन हिम। और वो मोदी जी की लीडरशिप के अंडर काम कर, ही वाज हैंड पिक्ड बाय मोदी जी। जब उनको लिया था तो लोग हैरान हो गए, भाई ये कहाँ से आ गए डॉक्टर जी, सीधा कैबिनेट मिनिस्टर कैसे बना दिया, क्या बना दिया। पर आज देखिए, जब उन्होंने ऑफिस लिया, वर्ल्ड हैज सीन मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस, मेजर जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस। उसमें चीजों को चलाना, मैनेज करना, बिल्कुल। एंड यू नो ही इज अ सेल्फलेस मैन। कोई उनका वो नहीं है, ये नहीं है, कहीं नाम नहीं आएगा। और आपने एक और चीज देखी, कहीं बयान भी नहीं देते, जो बोलना वही बोलेंगे, वर्ल्ड स्टेज पे खत्म। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई बयान नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पीआर नहीं। मतलब पर्सनली आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हिम। और आपने बोला कि आपके यहाँ दे दो, मैडम आपके यहाँ फेल हो जाएंगे, रहने दीजिए, आपके यहाँ नहीं चलेंगे। आपके यहाँ वो भी नहीं फेल हो सर, जाए। तो फिर उनसे कहिए कि यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर्स आते हैं कम से कम उनको कुछ सिखा दें, क्योंकि हाँ मैं भी वो, उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और आई विश कि कभी ना कभी अगर इंडिया नहीं तो किसी और कंट्री में कहीं पे अगर विजिट हो रहा हो और मैं भी इत्तेफाक से वहां हूँ, तो मेरी उनसे मुलाकात हो। इसलिए कि बहुत इम्प्रेस है हम लोग उनसे, स्पेशली जाहिर है उनके काम से। और मैं बार बार कहती हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को उनसे सीखने की जरूरत है, और कोई बुरी बात नहीं है अगर आप उनसे कुछ सीख लेते हैं। बिल्कुल क्रैश कोर्स करा सकते हैं डिप्लोमेसी का। पर आपके यहाँ जो मुल्ला मिलिट्री ब्रिगेड है, उसका क्या करें? कुछ भी करेंगे तो वो तो उसमें ले आएंगे, भाई ये हराम है, ये हलाल है, ये कुफ्र है, ये काफिर है। कुफ्र, काफिर, हराम, हलाल और हराम में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि फिर उसके आगे निकल ही नहीं पाते ना। आपने देखिए बॉक्सिंग रिंग होता है, आपने हम्म। 4 कोने तो बांध दिए उसके, अब बस खत्म। उसके अंदर रहो, उसके अंदर क्या रहेगा फिर। नहीं, आई अब विश के कभी ना कभी उसमें से हम निकल सके, हम उस रिंग में से हाँ निकलने की बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं। छोड़ने की। और आज आप देखिए बॉलीवुड की या कहीं की भी सॉफ्ट पावर कहाँ है। मैं आरजू जी एक बार कजाकिस्तान गया था बहुत साल पहले, तो मैं एक मॉल में गया वहाँ अलमाटी में। अब मैं मॉल में गया, मुझे मेरे कुछ लगेज नहीं है, तो मैं कपड़े उपड़े लेने गया। एक लोकल कजाक बंदा है मेरे साथ, तलगा नाम था उसका। मैंने कहा मॉल में जैसे गया, तो वहाँ मॉल के अंदर ना वो शटर्स नहीं होते, पर्दे से होते, शोरूम से, वो सामने पर्दा है। हाँ, मैं हाँ, मॉल में अंडरस्टैंड। तो देखता हूँ कजरारे 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 तेरे नैना। मैंने कहा अरे भाई,
मैं उससे पूछा, मैं कहा इंडियन स्टोर है क्या यहाँ पे? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी है? कहता नहीं। मैं कहा श्रीलंकन है? कहता नहीं। मैं कहा कजरारे कजरारे कहाँ से है? कहता वी लाइक इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आता है क्या है? कहता नहीं, बट वी लाइक इट। पूरे मॉल का जो सेंट्रल सिस्टम है ना, जिससे पूरे मॉल में स्पीकरों पे आवाज कजरारे कजरारे तेरे नैना चल रहा था, दिस इज द सॉफ्ट पावर। मतलब आपकी सॉफ्ट पावर को भी आप यूज कर सकते हैं। आप मतलब जो आप देखिए, आज हमने यूएई के साथ भी, अब आपके कुछ एंकर होंगे तो वो तो हर चीज में हिंदू मुसलमान देखते हैं। अब यूएई के साथ भी एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है जी, वो तो हो गए मुसलमान। अब ऑस्ट्रेलिया हो गया क्रिश्चियन, ठीक है जी। इसराइल के साथ वो हो गए यहूदी। अब ये जितने हम मैंने आपको नाम ली, इनमें से कोई पारसी है, कहीं यजीदी है, कहीं है। तो ये भी नहीं है कि भाई आप ये तो जी क्रिश्चियनों के साथ कर रहे हो, ये तो जी हिंदुओं के साथ कर रहे हो, तो मुसलमानों के साथ नहीं कर रहे, ये तो जी यहूदियों के साथ कर रहे हो, ये तो जी पारसियों के साथ नहीं कर रहे, तो यजीदियों के साथ नहीं कर रहे। मुझे बताइए किसके साथ नहीं कर रहे, किसके साथ दोस्ती नहीं है? अभी आपने देखा पीछे कहा, आई थिंक यूएई में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो वहां के रॉयल फैमिली के लोग आए थे, पूजा वो स्थापना में आए थे, वो वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था। तो देखिए, अगर इंसान को इंसान से कनेक्ट किया जाए और फॉरेन पॉलिसी आपकी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव हो, बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें भी अचीव हो सकती है। पर हर चीज को धर्म मजहब के चश्मे से देखना, बिल्कुल। तब बहुत लिमिट हो जाता है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हर चीज हरी नजर आती है, वही वाली बात होती है। नहीं, बिल्कुल इसमें से निकलना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं हम, हमारे जैसे लोग बोलते रहते हैं, हो सकता है कहीं किसी की कुछ समझ में आए और उस चीज से हटें। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंस अगेन ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।